नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों की एसआईटी जांच की मांग की गई थी। राहुल गांधी ने दावा किया था कि 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान बेंगलुरु सेंट्रल सीट में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हेरफेर हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस मामले में वो अब पहले चुनाव आयोग के पास जाएं। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि चुनाव आयोग को पहले ही शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम इस सार्वजनिक हित याचिका को स्वीकार नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता चाहे तो चुनाव आयोग के सामने मामला रख सकता है। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि जब तक वोटर लिस्ट की स्वतंत्र ऑडिट न हो जाए तब तक उसे संशोधित या अंतिम रूप न दिया जाए। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ आईआरसीटीसी केस में आरोप तय करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट का यह फैसला लालू यादव के लिए बड़ा झटका है। ऐसे में तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है। लालू यादव और अन्य पर आईआरसीटीसी के एक होटल को बेचने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने सीबीआई को कोट करते हुए कहा कि लालू की जानकारी में साजिश रची गई है। हालांकि आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। लालू यादव और परिवार पर लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। अब इस मामले में 10 नवंबर को फैसला आ सकता है। सीबीआई ने कहा था कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। बता दें, अगर यह फैसला भी लालू के खिलाफ रहा तो विधानसभा चुनाव में लालू को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और बीजेपी और उसके साथी फिर से इन्हीं मुद्दों को मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आएगा ही फैसला चुनाव के बीच में। बिहार चुनाव की वोटर लिस्ट को लेकर फिर चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े हो गए। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक नीति और परंपरा दोनों होते हुए भी आयोग ने बिहार की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पकड़ने के लिए उपलब्ध स्पेशल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। ये बात खुद चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी और बिहार के 4 ERO यानी मतदाता पंजीकरण अधिकारी ने मानी है। इसका नतीजा ये हुआ कि बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में 14,35,000 संदिग्ध डुप्लीकेट वोटर पाए गए। इनमें से 3.4 लाख नाम पूरी तरह से एक जैसे हैं, यानी नाम, पिता, पति, नाम और उम्र तक मैच करती है। 1.32 करोड़ वोटर्स को जुटाकर 20 या उससे ज्यादा लोगों को एक ही पते पर दर्ज कर दिया गया है। कुछ फर्जी पते ऐसे भी मिले जहां 650 से ज्यादा लोगों का एक ही घर दिखाया गया। अगर चुनाव आयोग ने अपना डुप्लीकेट पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर चला दिया होता तो ये गड़बड़ी आसानी से पकड़ी जा सकती थी। वहीं चुनाव आयोग को जब इस बारे में रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ईमेल भेजे तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके अलावा पत्रकार ने पटना में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और कहा, राज्य में आचार संहिता लागू है, खबर छापने से पहले सोच लेना। जबकि आचार संहिता पत्रकारों को सवाल पूछने या रिपोर्टिंग करने से नहीं रोकती है। बता दें, 2016 में NERP यानी नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन स्कीम के तहत मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम लाया गया था। इसका मकसद था डुप्लीकेट मतदाताओं को अपने आप पकड़ना। 2024 लोकसभा चुनावों में भी इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नहीं किया गया। CPIML लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सोमवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी कम से कम 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि कुछ और सीटों को लेकर महागठबंधन के भीतर बातचीत जारी है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू करेगी, जबकि महागठबंधन की ओर से सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए द्वारा सीट बंटवारे की घोषणा के बाद गठबंधन के घटक दलों में असहमति की खबरें सामने आई हैं। छोटे घटक दल जैसे कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रवादी लोक मोर्चा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल दोनों को 6 सीटें दी गई हैं। एनडीए ने कुल 243 सदस्यीय विधानसभा सीटों में जदयू और भाजपा को 101 सीटें दी हैं। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। इस बीच यह संतोष दिखने लगा है।
सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी ने कहा है कि जो फैसला हाईकमान ने लिया है उसे हमने स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमें सिर्फ 6 सीटें देकर हमें कम आंकना सही नहीं है। ये चुनाव में एनडीए को महंगा पड़ सकता है। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, समय बाकी दिखा देगा, मैं अपने लोगों से क्षमा मांगता हूँ। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कम सीटें मिलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावनात्मक पोस्ट लिखा, जिसने सियासी हलचल तेज कर दी। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पोस्ट में लिखा, प्रिय मित्रों और साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुरूप सीटों की संख्या तय नहीं हो पाई। मैं जानता हूं कि इस निर्णय से हजारों लाखों कार्यकर्ता निराश हुए हैं। कई घरों में आज खाना तक नहीं बना होगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी और पार्टी की व्यवस्था को समझेंगे। उन्होंने आगे लिखा, किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो सबके सामने होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती। मुझे मालूम है कि आप में से कई मेरे प्रति गुस्सा महसूस कर रहे होंगे, जो स्वाभाविक है, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखिए, गुस्सा शांत होने दीजिए, फिर आप खुद महसूस करेंगे कि फैसला कितना सही या गलत था। आने वाला समय खुद सब बता देगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने रविवार को केरल में एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध आत्महत्या के बाद आरएसएस पर यौन शोषण के आरोपों की पूरी जांच कराने की मांग की। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि मृतक ने अपने सुसाइड नोट में दावा किया था कि उसे आरएसएस के कई सदस्यों द्वारा लगातार शोषित किया गया। उन्होंने कहा कि आरएसएस नेतृत्व को इन आरोपों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने लिखा कि आरएसएस को इन आरोपों की पूरी तरह जांच करने की अनुमति देनी चाहिए। सुसाइड नोट में मृतक ने कहा वो अकेला पीड़ित नहीं था और आरएसएस कैंपों में व्यापक यौन शोषण हो रहा है। अगर ये सच है तो ये बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि लाखों युवा, बच्चे और किशोर पूरे देश में इन कैंपों में जाते हैं। आरएसएस नेतृत्व को तुरंत स्पष्टता दिखानी चाहिए और इस अपराध पर अंकुश लगाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने जोर देकर कहा कि लड़कों के यौन शोषण के मामले भी उतने ही गंभीर हैं जितने कि लड़कियों के, और इस चुप्पी को तोड़ना बेहद जरूरी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी केरल के युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या पर जांच की मांग की। खेड़ा ने कहा कि अनंदु अजी एक प्रतिभाशाली युवा था, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के सदस्यों के कथित शोषण और उत्पीड़न के कारण वो अपनी जिंदगी से निराश होकर आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। उन्होंने कहा कि अनंदु ने अपने सुसाइड नोट में आरएसएस और बीजेपी के कुछ सदस्यों के नाम बताए। ये आरोप ऐसे हैं जो राज्य सरकार को समयबद्ध और पूरी जांच करने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं। आरोपियों की पहचान करना और उन्हें सजा देना जरूरी है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोग और न केवल युवाओं का भविष्य बल्कि देश का भविष्य भी खतरे में डालेंगे। पवन खेड़ा ने चेतावनी दी कि ऐसे लोग भेड़ के कपड़े में भेड़िए की तरह हैं, जो भारतीय युवाओं का भविष्य नष्ट कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार आरएसएस की सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। सरकार का कहना है कि यह संगठन संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहा है और इसके कार्यकर्ता बच्चों और युवाओं में अशांति फैला रहे हैं, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को इस मामले की समीक्षा कर उचित कदम उठाने के लिए कहा। यह कदम आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा भेजे गए एक पत्र के बाद आया। हालांकि इस पत्र पर बीजेपी ने विरोध जताया और इसे कांग्रेस की सत्ता और शासन की विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। लुधियाना पुलिस ने आज तक चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप, इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी और लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पर संत वाल्मीकि का अपमान किया और वाल्मीकि समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। यह एफआईआर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की शिकायत पर दर्ज की गई। संगठन ने कहा कि कश्यप ने अपने शो में संत वाल्मीकि के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की, जो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हुई। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने मांग की है कि अंजना ओम कश्यप को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। एफआईआर में धारा 299 यानी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और SC/ST एक्ट 3(1)V के तहत केस दर्ज किया गया है। एसएचओ इंस्पेक्टर गगनप्रीत सिंह ने बताया कि जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी जाएगी और फाइल लुधियाना पुलिस कमिश्नर के ऑफिस भेज दी गई है।
हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की संदिग्ध आत्महत्या के मामले में अब बड़ा कदम उठाया गया है। उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार की मांग पर चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर में नई धाराएं जोड़ दी हैं। अमनीत का आरोप था कि SC/ST एक्ट के तहत लगी धाराएं कमजोर कर दी गई थीं, इसलिए उन्होंने एफआईआर में बदलाव की मांग की। अब पुलिस ने SC/ST एक्ट की सख्त धारा 3(2)V को एफआईआर में शामिल कर लिया है। इससे पहले 31 सदस्यों की एक कमेटी ने सरकार से मांग की थी कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को तुरंत पद से हटाया जाए, क्योंकि उनका नाम भी पूरन कुमार द्वारा छोड़े गए फाइनल नोट में शामिल था। पुलिस ने पहले केवल आत्महत्या के लिए उकसाने यानी सेक्शन 306 और SC/ST एक्ट की हल्की धाराएं लगाई थी, लेकिन अब परिवार के दबाव के बाद मामला और गंभीर हो गया है। मध्य प्रदेश के दमोह में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई। इंस्टाग्राम पोस्ट से तंज कसने के लिए एक OBC युवक को कथित तौर पर ब्राह्मण युवक का पैर धोकर पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। बैठक में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी। इसी दौरान युवक को एक वीडियो में ये कहते हुए सुना गया कि हम इसी तरह ब्राह्मणों की पूजा करते रहेंगे। ये सब करते हुए वीडियो बनाया गया जिस ब्राह्मण युवक का पैर धुलवाया गया, उस पर ग्राम पंचायत द्वारा गांव में लगाई गई शराबबंदी में भी शराब बेचने का आरोप है। इसी को लेकर इंस्टाग्राम पोस्ट में तंज कसा गया था। वीडियो के वायरल होने और इस पर बवाल होने के बाद अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। गजा में करीब 2 साल से बंधक बनाकर रखे गए 7 इजरायली नागरिकों को हमास ने रिहा कर दिया है। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि ये सभी सुरक्षित इजराइल पहुंच गए हैं। इन बंधकों को रेड क्रॉस के जरिए सौंपा गया। हमास ने कहा है कि वो कुल 20 बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें बाकी लोगों को अगले कुछ घंटों में छोड़ा जाएगा। इजराइल में इस खबर के बाद खुशी की लहर दौड़ गई है। तेल अवीव में हजारों लोग देर रात तक सड़क पर जुटकर जश्न मनाते नजर आए। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से कहा कि जंग खत्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल पहुंच गए हैं। उनका स्वागत इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। इजराइल के बाद ट्रंप मिस्र की यात्रा पर करेंगे, जहां वो अन्य देशों के नेताओं के साथ गजा में शांति को लेकर बातचीत करेंगे। लीक हुए अमेरिकी दस्तावेजों के अनुसार गजा जनसंहार में अरब देशों ने इजराइल की मदद की थी। हालांकि ये तो पहले से ही कहा जा रहा था कि गजा नरसंहार के 2 सालों के दौरान अरब के देश तुर्की, अजरबैजान आदि इजराइल को सामान, तेल आदि से मदद कर रहे थे। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट के ताज़ा खुलासे में बताया गया है कि अरब के देश इजराइल की सैन्य मदद भी कर रहे थे। यह खुलासा इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट द्वारा जुटाए गए दस्तावेजों के आधार पर हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल और 6 अरब देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, जॉर्डन और मिस्र के बीच तैयारी बैठकें होती थीं। ये बैठकें बहरीन, मिस्र, जॉर्डन और कतर में होती थीं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुवैत और ओमान को भी जानकारियां दी जाती थीं। इन बैठकों की जानकारी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के कथित 5 आइज खुफिया समूह को दी जाती थी। दस्तावेजों में बताया गया है कि ईरान और उसके सहयोगी मिलिशियाओं को खतरा मानते हुए ये सहयोग बढ़ाया गया। अमेरिका में सेंट्रल कमांड ने इसे रीजनल सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट यानी क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के तहत विकसित किया। ये गुप्त सहयोग इजराइल के कतर पर हमले के बाद थोड़ी बाधित हुई थी। गजा में युद्ध विराम को लेकर मिस्र और अमेरिका की ओर से सोमवार 13 अक्टूबर को शर्म अल शेख शहर में एक बड़ा पीस समिट यानी शांति सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया के 20 से ज्यादा देशों के नेताओं को बुलाया गया था, जिनमें पीएम मोदी भी शामिल थे। हालांकि कम समय में तैयारी न होने पाने के कारण पीएम मोदी इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए रवाना हो चुके हैं और सोमवार को शर्म अल शेख पहुंचेंगे। सम्मेलन की मेजबानी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। इस बैठक में अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता से बनी इजराइल हमास युद्ध विराम योजना पर चर्चा होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.